अगर आगाज शानदार हुआ है तो अंजाम सोचे कितना जबरदस्त होगा, ऐसा कहा जाता है हर बार। लेकिन क्रिकेट में ऐसा लगता है कि शायद से ये सही नहीं होगा कहना, क्योंकि कई बार ऐसा हुआ है कि जो क्रिकेटर्स होते हैं शुरुआत करते हैं डेब्यू के टाइम पे या शुरुआत के जो कुछ मैचेस होते हैं उसके अंदर इतना जबरदस्त प्रदर्शन करते हैं कि जो ओवर हाइप हो जाते हैं और उसके बाद वो जो स्टार बनने वाले होते हैं वो कहीं ना कहीं डिम होते रहते हैं और नीचे टूटते हुए तारे की तरह भी नजर आते हैं कई बार। और ऐसा ही कुछ ना हो सरफराज खान के साथ, ऐसा हम उम्मीद लगाएंगे, क्योंकि जिस तरह से सरफराज खान को हाइप किया जा रहा है, यशस्वी जायसवाल को हाइप किया जा रहा है, देखते ही बनता है। मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि यार किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों के दोनों बल्लेबाज। इवन शुभमन गिल के बारे में, लेकिन शुभमन गिल फिर भी थोड़ा सा ज्यादा अब पुराने हो गए हैं। लेकिन जो अभी लेटेस्ट की बात चल रही है तो सरफराज खान ने जिस तरह से डेब्यू किया है, 2 अर्धशतक लगा दिए हैं, लेकिन क्या इतना जल्दी उनको असेस करना कि आगे उनका फ्यूचर क्या होने वाला है क्या नहीं, यशस्वी जायसवाल आगे कितने और रन बनाएंगे, किस तरह का उनका फ्यूचर होगा क्या नहीं, बहुत जल्दी हो जाएगा ये बोलना कि यार ये बहुत लंबा टिकने वाले। ऑफकोर्स पोटेंशियल रखते हैं, लेकिन यहाँ पे उनके ऊपर इतना प्रेशर डालना क्या ये जायज़ है या नहीं है इन युवा बल्लेबाजों के ऊपर, ये एक सवाल आता है। और ये हर बार कहीं ना कहीं बैकफायर करता है क्रिकेटर के ऊपर भी। अगर बतौर मीडिया या बतौर फैंस हम लोग इतना ज़्यादा ओवर हाइप कर देते हैं क्रिकेटर्स को, प्लेयर्स को, कि कहीं ना कहीं उनका जो ध्यान है वो भटक जाता है खेलने से, या कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तले इतना ज़्यादा दब जाते हैं कि वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और उस परफॉर्मेंस के जरिए आगे आपको परफॉर्मेंस अगर नहीं मिलेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जगह भी नहीं मिलेगी टीम में। और ये बहुत बार देखा गया और अच्छे अच्छे प्लेयर्स के देखा गया कि वो टीम से बाहर हो जाते हैं इसी परफॉर्मेंस प्रेशर को लेके। चाहे वो शुरुआत बहुत बढ़िया की हो, उन्होंने डेब्यू बहुत अच्छा किया हो, शुरुआत के मैचेस में परफॉर्म कर दिया हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो डिप आता है और वो डिप के बाद कहीं भी नहीं दिखते हैं वो प्लेयर्स। और आज इन्हीं प्लेयर्स में अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्लेयर्स की जिनके साथ ऐसा हुआ है, लेकिन उससे पहले मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि गौतम गंभीर जो इंडिया के ऑफ कोर्स वन ऑफ द वर्ल्ड कप होल्डर्स हैं, और दोनों के दोनों फाइनल्स में 2007 वर्ल्ड कप और 2011 वर्ल्ड कप में बहुत अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने जितवाने की, और बहुत अच्छे क्रिटिक भी हैं गेम को लेके। तो उन्होंने एक बात बोली थी जब शुभमन गिल परफॉर्म कर रहे थे, और अभी यशस्वी जायसवाल के लिए बात करी उन्होंने, तो उन्होंने बोला कि यशस्वी जायसवाल को आप इतनी जल्दी बहुत ज़्यादा हाइप मत करें, वो बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं उसके लिए बधाई देता हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि उनको अभी अकेला छोड़ दें बतौर मीडिया या बतौर फैंस, उनको इतना ओवर हाइप मत करें, वरना वही होगा जो शुभमन गिल के साथ हुआ है एक्चुअली, कि इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई वहाँ पर, इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, परफॉर्मेंस प्रेशर आ गया कि वो अपना नेचुरल गेम खेल ही नहीं पा रहे थे और कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस जो है वो डिप होती नजर आई। तो ये एक स्टेटमेंट था गौतम गंभीर का, और ये कहीं ना कहीं सच भी है, क्योंकि हमने बहुत सारे प्लेयर्स देखे हैं जो शुरुआत में आते हैं और बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त प्रदर्शन करते हैं, लेकिन फिर वही बात है, गुमनामी के चेहरे बन जाते हैं और ऐसा लगता है कि शायद से अब उनका नाम आएगा वापस टीम में नहीं आएगा। तो उनकी अगर हम बात करें कि ऐसे 5 खिलाड़ी कौन है, तो सबसे पहले जो जहन में आते हैं वो है पृथ्वी शॉ। जब आगाज़ हुआ था तो सब लोग बोल रहे थे कि यार मतलब वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, ब्रायन लारा जैसा एक कॉम्बिनेशन मिल गया इंडियन टीम को, और शुरुआत में ये डेब्यू में 100 लगाए, 134 रन बनाए, उसके बाद कहीं ना कहीं डिप होने लगी परफॉर्मेंस और वो बोल्ड बहुत ज़्यादा होने लगे, टेक्निकल फ्लॉज थे, परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं आई, लेकिन स्टिल 5 मैचों में उन्होंने 42 के एवरेज से रन्स बनाए थे वहाँ पे टेस्ट क्रिकेट में। लेकिन कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन शुरुआत में इतना ज़्यादा हाइप थे कि क्या बताएं। पूरी फैंस ने, जितने भी फैंस थे या मीडिया ने, सब ने बहुत हाइप किया था पृथ्वी शॉ को, लेकिन एंड ऑफ द डे रिजल्ट यही आया कि वो अभी गुमनाम है और उनकी उम्मीदें जो है टीम में आने की बहुत कम है। और उसके बाद अगर अगले प्लेयर की तरफ चले तो वो आते हैं मयंक अग्रवाल। मयंक अग्रवाल जब आए थे तब सबके जहन में ऐसा आ गया था कि यार बहुत ही अच्छे ओपनर मिल गए हमें, जो कि एक सर्वगुण संपन्न बल्लेबाज हैं और बहुत लंबी लंबी पारियां खेलते हैं, और बहुत ही छोटे से करियर में अपने उन्होंने 2 दोहरे शतक भी लगा दिए टेस्ट क्रिकेट में, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ऑलमोस्ट 21 मैचों में 41 के एवरेज से रन्स बनाए थे, जो कि बहुत ही अच्छा एवरेज है। और कहीं ना कहीं ये भी आगे जाके नहीं दिखाई दिए बहुत टाइम के बाद कि अब कहीं ना कहीं डिप हो गया, और उसके बाद से उनका परफॉर्मेंस जो था वो वैसा नहीं आया कि इंडियन टीम में वो वापसी कर पाए, और कभी वापस देख नहीं पाए हम उन्हें इंडियन जर्सी के अंदर। तो ये एक बहुत ज़्यादा बैकफायर किया और बहुत बुरा लगा था मयंक अग्रवाल को भी कि यार वापसी नहीं कर पाए वो इंडियन टीम में। तीसरा नाम आता है यहाँ पे जयंत यादव का। जिस तरह से शुरुआत की थी ऐसा लगा था कि एक अच्छा बहुत ही बेहतरीन ऑलराउंडर मिल गया इंडियन टीम को, जो गेंद और बल्ले दोनों से बहुत ही जबरदस्त कंट्रीब्यूशन कर सकता है, और ऐसा दिखा भी था। 6 मैचों में 31 के एवरेज से रन्स बनाए थे जयंत यादव ने, और उसके अंदर एक शतक भी शामिल था, और उसके साथ 16 विकेट्स भी निकाली थी। तो कहीं ना कहीं काफी प्रॉमिसिंग दिख रहे थे और काफी ज्यादा हाइप बन गई थी कि यार एक्चुअली काफी अच्छा ऑलराउंडर मिल गया जो लोअर डाउन दी ऑर्डर आकर बल्लेबाजी कर लेता है और क्रंच सिचुएशंस पे विकेट को संभाल कर भी रख लेता है और कंट्रीब्यूट करता है बल्ले से। लेकिन कहीं ना कहीं वो भी फिर गुम हो गए और उसके बाद कभी वापसी करते हुए नहीं दिखाई दी इंडियन टीम में। काफी ज्यादा हाइप थी, लेकिन उस हाइप को जस्टिस नहीं दे पाए जयंत यादव।
उसके बाद अगर अगले प्लेयर की तरफ चले तो एक काफी ज्यादा खास था और बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई थी, और उनका नाम आता है चौथे प्लेयर का हमारे, वो है करुण नायर। मतलब ट्रिपल सेंचुरी लगा दी थी। दूसरे इतिहास में, इंडियन इतिहास में प्लेयर बने थे जिन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई थी आफ्टर वीरेंद्र सहवाग। तो कहीं ना कहीं इतना ज्यादा हाइप हो गया था, मीडिया ने, फैंस ने, इतना ज्यादा क्रेज आ गया था ओवरऑल उनके नाम का कि यार अब एक्चुअली एक बहुत अच्छा टेस्ट प्लेयर मिल गया हमें जो आगे लंबे समय के लिए खेलने वाला है। और जिस तरह शुरुआत में ही मतलब 300 लगा दी अपने करियर के, तो मतलब बहुत ही जबरदस्त पोटेंशियल रखते थे। कहीं ना कहीं फिर वो ही बात हुई कि परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं आई, मौके उतने नहीं मिले करुण नायर को, भगवान जाने क्या रीजन था। लेकिन 6 मैचों में उनकी 62 की एवरेज रही है। आप ये सोचिए, जिस इंसान की, जिस प्लेयर की 62 की एवरेज रहे 6 मैचों में, तो वो किस तरह की कंसिस्टेंसी लेकर आ रहा था और किस तरह से रन्स बना रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस जो थी उस पर खड़े नहीं उतर पाए शायद से करुण नायर, और एंड में उनको भी अब गुमनामी का एक मतलब गुमनामी के उसमें चले गए हैं वो, कि अब पता ही नहीं चलता करुण नायर कब वापसी करेंगे या कभी एक्चुअली कर भी पाएंगे नहीं कर पाएंगे। और उन्होंने कई बार ट्वीट भी किया इन चीज़ों को लेके कि गिव मी वन अनदर चांस और समथिंग लाइक दैट। लेकिन अब वो वाली बात है कि अब इंडियन टीम भी मूव ऑन कर चुकी है, जब चेतेश्वर पुजारा जैसे प्लेयर से मूव ऑन कर चुके हैं, तो कहीं ना कहीं करुण नायर का तो मौका अब शायद ही बनेगा कभी। तो ये देखने वाली बात थी कि करुण नायर अगर शायद से अगर लंबा खेलते तो इंडियन क्रिकेट को किस तरह से सर्व करते। बट नेवरदलेस अब यही सीन है कि भाई अब उनको जगह तो नहीं मिली है, और 6 मैचों में 62 का एवरेज जरूर था, ट्रिपल सेंचुरी भी आई थी, लेकिन फिर भी मौका नहीं मिला इंडियन टीम के लिए। और ये कई बार होता है ऐसे ऐसे प्लेयर्स के साथ, कभी कभी ऐसा कुछ हो भी जाता है। और जैसे हमने नाम लिए 3 से 4 5 प्लेयर्स आ गए हैं, 5वें प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो कौन है? ये तो सब हो गए नए दौर के खिलाड़ी। अब चलते थोड़ा सा पहले, क्योंकि पहले के टाइम में भी ऐसा हुआ है कि जब प्लेयर्स का शुरुआत में बहुत ज़्यादा नाम हो जाता है, बहुत बड़ा हाइप क्रिएट हो जाता है, लेकिन उस हाइप के साथ परफॉर्मेंस उनकी जस्टिफाई नहीं हो पाती है और फिर वो गुमनाम हो जाते हैं। और उसमें सबसे बड़ा एग्जाम्पल था एक और उस वक्त का, विनोद कांबली का। विनोद कांबली सचिन तेंदुलकर के साथ जब आए थे और उन्होंने जिस तरह से पूरे ओवरऑल क्रिकेट जगत में नाम बनाया था अपना, और जो पोटेंशियल रखते थे, जो टैलेंट रखते थे, वो अद्भुत था। 2 डबल सेंचुरीज उनकी टेस्ट क्रिकेट में आई थी, और कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस थी कि यार एक बहुत ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाज बनने वाले हैं, और सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा पोटेंशियल रखते थे। ऐसा कहा जाता था कि स्किल सेट्स के मामले में, ओवरऑल टैलेंट के मामले में इवन सचिन से बेहतर लगते हैं, कोई कोई तो ये बोलता भी था। लेकिन उस चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर पाए, क्योंकि जो ओवरऑल हाइप बनी थी उनकी, जो ओवरऑल नाम बना था उनका, उसके अंदर कहीं ना कहीं वो चकाचौंध में जो है वो गुम हो गए। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस पे भी आने लग गया था असर। लेकिन उसके बावजूद उनकी 54 की एवरेज थी टेस्ट क्रिकेट में। तो ये दर्शाता है कि एक्चुअली बल्लेबाज कितने ज़बरदस्त थे और एक्चुअली कितने कंसिस्टेंट थे। लेकिन वही वाली बात है कि कुछ चीज़ें जैसे डिसिप्लिनरी एक्शन, और डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों होगा? जब इंसान के अंदर कुछ ना कुछ अहम आ जाएगा, और वो अहम आता है जब फैंस उनको भगवान बना देते हैं, जब फैंस उनको चढ़ा देते हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ही छोटे टाइम में, और आपको नहीं समझ में आता कि ये स्टारबज़ और ये स्टारडम एक्चुअली हैंडल कैसे करना है। तो कहीं ना कहीं शायद से आपके ऊपर बैकफायर कर जाती है बतौर स्टार, और वो जो तारा है वो शायद टूटता हुआ नजर आता है कभी कभी। और यही कुछ हुआ शायद से विनोद कांबली के साथ भी। लेकिन स्टिल 54 की एवरेज टेस्ट क्रिकेट में बहुत ही लाजवाब। और ये सब क्रिकेटर्स थे जिनके साथ ऐसा हुआ कि जिनका आगाज़ बहुत बेहतरीन हुआ, लेकिन अंजाम जो था वो इतना खास नहीं रहा। उम्मीद यही है कि कुछ क्रिकेटर्स जो हैं, जो अभी भी खेल रहे हैं, वो अगर वापसी कर पाए तो और बहुत बढ़िया लगेगा। पृथ्वी शॉ के पास अभी भी मौके हैं, और जिस तरह से वो डोमेस्टिक सर्किट में परफॉर्म कर रहे हैं, शायद से वो वापसी कर जाए। लेकिन कब और कैसे और किसकी जगह आएंगे, वो एक बहुत बड़ा सवाल बन जाता है। और आपके हिसाब से कौन सा प्लेयर आपको लगा कि और कोई प्लेयर, मतलब हम जो 5 बताए हैं उनके अलावा, कि क्या एक्चुअली कोई और प्लेयर होगा जो इतना ज़्यादा आगाज़ बहुत अच्छा किया, लेकिन अंजाम जो है वो भी फीका रह गया, और इतना बड़ा डिजर्व जो करते थे वो अंजाम नहीं मिला उस प्लेयर को? तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस देखने के लिए क्रिकेट ज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।